कक्षा 6 के लिए आज हम गणित विषय पढ़ेंगे। इसमें अपने प्रश्नावली 2 चल रही थी। मैंने इसमें आपको पहले पूर्ण संख्याओं के बारे में बताया था। पूर्ण संख्याएं क्या होती है मैंने ये समझाया था। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब आज अपन पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के गुण। अब पूर्ण संख्याओं के गुण क्या होते हैं? सबसे पहला गुण जो है वो है समवृद्ध गुण। समवृद्ध गुण का मतलब क्या होता है देखना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। समवृद्ध का मतलब होता है जब किसी पूर्ण संख्या में किसी पूर्ण संख्या को जोड़ा जाए और पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो जाए तो वो समवृद्ध होती है। जैसे समवृद्ध देखो, समवृद्ध गुण। अब अपने पास 4 ही प्रक्रियाएं होती है। 4 प्रक्रियाएं क्या होती है? एक तो जोड़, घटाओ, गुणा और भाग। इन चारों के लिए अपन क्या देखेंगे? समवृद्ध गुण देखेंगे। अब पहला देखिए, पहला योग के लिए। योग के लिए देखो कैसे, 2 पूर्ण संख्याएं ले लो, कोई सी भी ले लो, 2 पूर्ण संख्याएं। मान लो मैंने 3 और 4 ले ली यहाँ पे। अब 3 + 4, योग का मतलब जोड़ना ही होता है। 3 + 4 किया तो कितना आया? 7 आया। क्या 7 भी एक पूर्ण संख्या है क्या? तो पूर्ण संख्या मैंने लिख दिया। इसी प्रकार मैंने एक और पूर्ण संख्या ले ली, 8 और 2। इन दोनों को जोड़ा तो 10 आ गया। क्या 10 भी एक पूर्ण संख्या है क्या? तो मतलब अपन जब 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो अपने पास जोड़ने पर प्राप्त संख्या भी क्या प्राप्त हो रही है? पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। मतलब जब 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाए और उनको जोड़ने पर प्राप्त संख्या भी पूर्ण संख्या हो तो अपन क्या बोलेंगे? अतः पूर्ण संख्याएं योग के लिए क्या होती है? समवृद्ध होती है। आप तो ये याद रखना, पूर्ण संख्याएं योग के लिए समवृद्ध होती है। अब इसी प्रकार देखो, योग के बाद यहाँ पे आता है घटाओ। लेकिन मैं घटाओ नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं बताऊंगा गुणन के लिए। पहले तो योग के लिए, फिर गुणन के लिए। अब कोई उदाहरण ले लो। उदाहरण मान लो 2 × 1 किया मैंने। 2 भी एक पूर्ण संख्या है, 1 भी एक पूर्ण संख्या है। दोनों पूर्ण संख्या है। दोनों पूर्ण संख्याओं को गुणा किया मैंने तो कितना आ गया? 2 आ रहा है। मतलब जब 2 पूर्ण संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो जो प्राप्त हो रहा है वो भी पूर्ण संख्याएं हो रही है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, एक और उदाहरण ले लिया मैंने, 3 × 4। 3 को 4 से गुणा किया तो कितना आ रहा है? 12। 12 भी एक पूर्ण संख्या है। मतलब 2 पूर्ण संख्याओं को जब गुणा किया जाता है तो बराबर में एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो अपन क्या बोल देंगे? अतः पूर्ण संख्याएं गुणन के लिए क्या होती है? समवृद्ध होती है। क्योंकि अपन कौन सा गुण पढ़ रहे हैं? समवृद्ध गुण। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए, अब अपन ने योग और गुणन के लिए समवृद्ध गुण पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे वेकलन और भाग के लिए। वेकलन का मतलब क्या होता है? घटाना। मतलब घटाओ। और भाग के लिए अपन समवृद्ध गुण पढ़ेंगे। अब देखो, यहाँ पे मैंने कोई पूर्ण संख्या ले ली 3 और एक ले ली पूर्ण संख्या 2। अब 3 में से 2 को घटाऊंगा तो 1 आएगा। 1 भी तो पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है, लिख दिया अपन ने। लेकिन मैंने एक और उदाहरण ले लिया। यहाँ पे मान लो मैंने 5 में से 6 को घटाया, तो 5 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? -1 बचेगा। अब इसमें देख के बताओ, ये पूर्ण संख्या है पूरी, इसमें कहीं पे -1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब घटाने पर अपन को, मतलब 2 पूर्ण संख्याओं को घटाने पर अपन को एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। तो अपन क्या बोल देंगे कि जो घटाओ की प्रक्रिया है वो समवृद्ध नहीं होती है। इसी प्रकार भाग वाली देखिए, मैंने यहाँ पे एक पूर्ण संख्या ले ली 4 और यहाँ पे ले ली 2। 4 में मैंने 2 का भाग लगाया तो कितनी बार गया? 2 बार। दोनों पूर्ण संख्या है। मतलब जब एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या का भाग लगाया जाता है तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक पूर्ण संख्या ले ली 5, इसमें भाग लगा रहा हूँ मैं 3 का। 3 का भाग जब मैं 5 में लगाऊंगा तो जाता है 1.67 बार। अब ये देखो, 1.67 जो आया ये इस टेबल में आ रहा है क्या? कहीं पे नहीं आ रहा, क्योंकि पूर्ण संख्या यही है। तो अपन क्या बोल देंगे? ये वाली जो है पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब देखो, घटाओ में भी पूर्ण संख्या नहीं है, भाग में भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो अपन क्या बोल देंगे? अतः पूर्ण संख्याएं वेकलन और भाग के लिए, वेकलन व भाग के अंतर्गत समवृद्ध नहीं होती है। समवृद्ध क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब 2 पूर्ण संख्याओं को घटाया जा रहा है तो पूर्ण संख्या नहीं आ रही, और जब 2 पूर्ण संख्याओं में एक दूसरे का भाग दिया जा रहा है तो पूर्ण संख्या नहीं आ रही, इसलिए ये समवृद्ध नहीं है। इसको नोट कर लीजिए। अब अपन दूसरा गुण पढ़ेंगे।
संवृत गुण तो पढ़ ही लिया अपन ने। अब अपन कौन सा गुण पढ़ेंगे? क्रम विनिमयता का। क्रम विनिमयता का मतलब होता है, यहाँ पे पढ़ने से पता लग रहा होगा, क्रम का मतलब तो क्रम हो ही गया संख्याओं का, विनिमयता का मतलब बदलना, मतलब क्रम बदलना। तो पहला देखो योग के लिए। अब योग के लिए जो पूर्ण संख्याएं हैं वो क्रम विनिमय होती है या नहीं होती है, यही पढ़ेंगे अपन। तो मैंने कोई उदाहरण ले लिया 3 + 4। 3 में 4 जोड़ा तो कितना आता है? 7 आता है। क्या मैं इनका क्रम बदल कर जोड़ूं? पहले देखो मैंने 3 + 4 किया, ये भी 7 आ रहा है। यदि मैं 4 + 3 करूं तब भी कितना आएगा? अब देखो मैंने यहाँ पे इसका क्रम बदल दिया, पहले 3 + 4 था, अब मैंने क्या कर दिया? 4 + 3 कर दिया। अब 4 में 3 जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा? 7 ही आएगा। मतलब 3 + 4 = 4 + 3 लिख सकते हैं अपन, क्योंकि इसका बराबर भी कितना आएगा? 7, और इसका बराबर भी कितना आएगा? 7। मतलब जब अपन दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ रहे हैं और उनका क्रम बदल कर जोड़ रहे हैं तब भी दोनों का मान क्या आ रहा है? समान ही आ रहा है। अतः अपन क्या कह सकते हैं? अतः पूर्ण संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय होती है। अब इसी प्रकार गुणन के लिए देखिए, गुणन के लिए मतलब गुणा करने पर। अब एक उदाहरण ले लिया मैंने यहाँ पे 5 × 4। 5 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 20। पहले अपन ने 5 का गुणा 4 से किया, अब मैं इसका क्रम बदल रहा हूँ। 5 × 4 था, पहले 5 आगे था, 4 पीछे था। अब मैंने 4 आगे कर दिया और 5 पीछे कर दिया, क्रम बदल गया ना। अब क्रम बदलने पर भी गुणा किया तो कितना आ रहा है? 20 ही आ रहा है। तो अतः क्रम बदलने पर भी मान दोनों का क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो अपन इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5 × 4 = 4 × 5, क्योंकि दोनों का मान कितना है? 20 20 ही है, बराबर है। तो जब बराबर मान प्राप्त हो रहा है तो अपन क्या कह देंगे? अतः पूर्ण संख्याएं गुणन के लिए क्रम विनिमय होती है। इसको नोट कर लीजिए। अपन ने क्रम विनिमयता योग के लिए और गुणन के लिए पढ़ ली। योग और गुणन के लिए तो संख्याएं क्रम विनिमय हो रही, पूर्ण संख्याएं। अब अपन व्यकलन के लिए और भाग के लिए पढ़ेंगे। व्यकलन का मतलब घटाव, घटाव के लिए। अब एक उदाहरण लिया मैंने, 5 में से 3 को घटा रहे तो कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। मैं इसका क्रम बदल देता हूँ, पहले 5 आगे था, अब मैं 3 को आगे ले आता हूँ। क्रम बदलना यही है क्रम विनिमय का मतलब। तो मैंने ये 3 आगे लेके आ गया मैं, और ये 5 पीछे कर दिया। तो 3 में से 5 घटाओ, कितना बचता है? -2 बच रहा है। तो देखो ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे ना। तो 5 - 3 और 3 - 5, इन दोनों के बीच में बराबर लगा के इसको काट दो। इसका मतलब होता है इज नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है। 5 - 3 बराबर नहीं है किसके? 3 - 5 के। ये बराबर नहीं है तो अपन क्या कह देंगे? अतः पूर्ण संख्याएं व्यकलन के लिए क्रम विनिमय नहीं होती है, मतलब घटाव के लिए क्रम विनिमय नहीं होती है। अब भाग के लिए देखिए, उदाहरण लिया अपन ने, 4 में भाग लगाया 2 का, तो 4 में भाग लगाया 2 का तो कितना आएगा? 2। पहले आगे 4 था और पीछे कितना था? 2। अब मैं इसका क्रम बदल लेता हूँ। क्रम बदलने पर अब देखो 2 तो आगे और 4 चल गया पीछे। अब देखो 2 में किसका भाग लगाना है? 4 का भाग लगाना है। क्या 2 में 4 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। जाता तो है 1/2 आता है। देखो ये दोनों मान समान आ रहे क्या? नहीं आ रहे ना। तो नहीं आ रहे तो अपन क्या लिख देंगे? 4 भाग चिन्ह 2 बराबर के ऊपर आधा निशान। इसका मतलब होता है इज नॉट इक्वल टू बराबर 2 भाग चिन्ह 4, मतलब 4 भाग चिन्ह 2 बराबर नहीं है 2 भाग चिन्ह 4 के। तो अपन क्या कह देंगे? अतः पूर्ण संख्याएं भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं होती है। इसको नोट कर लीजिए। अभी तक अपन ने क्रम विनिमयता का गुण पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ेंगे तीसरा गुण, सहचारिता का गुण। अब सहचारिता क्या होती है? नाम में पता लग रहा है आपको, साथ लेकर चलने वाला। कौन सा गुण? साथ लेकर चलने वाला गुण। तो वही अपन पहला तो योग के लिए पढ़ेंगे। तो योग कर लीजिए। मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिया, ये 2 + 3 + 4। हमेशा सहचारिता के लिए 3 संख्याएं लेनी पड़ेंगी अपन को। ये मैंने उदाहरण ले लिया, क्या? 2 + 3 + 4, इधर भी ले लिया। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे सहचारिता पढ़ रहे हैं। सहचारिता के लिए अपन को 2 संख्याओं को साथ लेना होगा। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले साथ किसको ले लिया? 2 और 3 को साथ ले लिया। अब देखो 2 और 3 को साथ लिया, 2 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया? 5। पीछे क्या बच रहा है? प्लस का 4। तो 5 और 4 कितना आ गया? 9 आ गया। अब यहाँ तो मैंने 2 और 3 को साथ लिया था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे 2 और 3 को नहीं लेकर मैंने किसको साथ ले लिया? 3 और 4 को। तो देखो 2 तो जैसा का जैसा, ये प्लस
3 और 4 कितना हुआ 7 बराबर 9। मतलब देखो यहाँ पे दो संख्याओं को साथ लिया तब भी मान ही आ रहा है, और यहाँ पर अलग संख्याओं को साथ लिया फिर भी मान कितना आ रहा है 9। दोनों मान बराबर आ रहे हैं तो अपन क्या कहते हैं, अतः पूर्ण संख्याएं योग के लिए क्या होती है, सहचारी होती है। इसी प्रकार गुणन के लिए देखिए, गुणन के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक उदाहरण ले लिया 3 गुणा 2 गुणा 4। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, ये भी वही उदाहरण है, दोनों संख्याएं समान है, तो मैंने सबसे पहले तो 3 गुणा 2 को 7 ले लिया, तो 3 को 2 से किया तो कितना आ गया 6, गुणा में कितना है 4, तो 6 गुणा 4 कितना हो गया 24। अब मैंने क्या किया, यहाँ तो 3 गुणा 2 था, साथ में मैंने 3 गुणा 2 को हटा दिया, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, साथ में 2 गुणा 4 ले लिया। अब देखो 3 तो जैसा का जैसा, गुणा जैसा का जैसा, 2 को 4 से किया तो कितना गया 8, और 3 को 8 से गुणा किया तो कितना आ गया 24। मतलब अपन इधर जब दो अलग संख्याओं को साथ ले रहे हैं और इधर भी दो अलग संख्याओं को साथ ले रहे हैं और गुणा कर रहे हैं तो मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो अपन क्या कहते हैं, अतः पूर्ण संख्याएं गुणन के लिए सहचारी होती है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए अब आपने योग के लिए और गुणन के लिए मैंने बताई थी। अब हमेशा ये याद रखना, सहचारिता का गुण जो है वो सिर्फ योग के लिए और गुणन के लिए होता है, वो वेकलन और भाग के लिए नहीं होगा, तो उसको लिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद लिख लेना कि पूर्ण संख्याएं वेकलन और भाग के अंतर्गत सहचारी नहीं होती है। जैसे अपन ने क्रम विनिमय और समृद्ध गुण के लिए लिखा था ना, वैसे के वैसे ही लिख लेना, इसको नोट कर लीजिए। अब पढ़ेंगे अपन योग पर गुणन का वितरण। योग पर गुणन का वितरण, इस नियम को कहते हैं बंटन नियम। तो ये बिल्कुल सीधा है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले लिखा हुआ है योग पर, तो अब कोई दो संख्याएं ले लीजिए, उनको जोड़ दीजिए। मैंने यहाँ पर दो संख्याएं ले ली, 2 + 3, इनको जोड़ दिया मैंने। अब योग पर गुणन, गुणा कर दीजिए, गुणन का मतलब गुणा करना है, तो मैंने इसको गुणा किससे कर दिया, इस पूरे कोष्टक को 4 से गुणा कर दिया। का वितरण, वितरण का मतलब होता है बांटना। अब इसको बांटेंगे अपन, तो यहाँ पे तुम यूं मत सोचना कि ये 4 का गुणा सिर्फ 2 से है, यहाँ पे कोष्टक बना हुआ है ना, तो ये इस पूरे कोष्टक से ही गुणा है ये 4, तो इसको अपन अलग अलग कर देंगे। अब देखो 4 का गुणा 2 से, फिर बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, फिर 4 का गुणा 3 से, ये बांट दिया ना, देखो अलग अलग बांट दिया अपन ने। तो ये क्या होता है, योग पर गुणन का वितरण होता है, बंटन नियम इसे ही कहते हैं, बांट दिया। अब बांट के अपन इसको आराम से हल कर सकते हैं। देखो 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 4 को 3 से गुणा किया तो 12, और 8 में 12 जोड़ा तो कितना आ गया 20। तुम्हें तो ये याद रखना है कि वितरण कर देना है, मतलब जब ये आगे संख्या गुणा में होती है किसी कोष्टक के, तो वो पहली संख्या से ही गुणा नहीं होती, वो पूरे कोष्टक से गुणा होती है। तो 4 का गुणा 2 से भी है और 4 का गुणा 3 से भी है, तो 4 का गुणा 2 से कर लिया, 4 का गुणा 3 से कर लिया, और आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए। अब अपन पढ़ेंगे तत्समक अवयव। अब तत्समक अवयव क्या होता है, मैं इसको पहले समझा देता हूँ। तत्समक अवयव का मतलब होता है अपन जब किसी संख्या को जोड़े या फिर गुणा करें, किसी संख्या को ऐसी संख्या में जोड़े या गुणा करें कि पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, तत्समक अवयव। अब तत्समक अवयव योग के लिए और गुणन के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो सबसे पहले अपन योग के लिए पढ़ेंगे। योग के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, इसकी परिभाषा देखना। किसी संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। कोई भी संख्या ले लो, उसमें अपन शून्य को जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी अपने पास, तो शून्य को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। अतः शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। योज्य क्यों आया यहाँ पे शब्द, क्योंकि अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं, योग के लिए। तो शून्य कौन सा तत्समक होगा, योज्य तत्समक। अब उदाहरण देखो, 7 में मैं क्या जोड़ू कि 7 ही प्राप्त हो जाए, मैंने वही तो कहा। तत्समक अवयव क्या होता है कि किसी संख्या में ऐसा अंक जोड़ना या ऐसी संख्या जोड़ना कि पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो 7 में मैं क्या जोड़ू कि 7 आ जाए वापस, 7 में मैं 0 को ही जोड़ूंगा जब भी 7 आएगा। ऐसे 8 में क्या जोड़ू मैं, 0 जोड़ दूं तो 8 आ जाएगा। 5 में क्या जोड़ू मैं, 0 जोड़ दूं 5 आ जाएगा। मतलब किसी संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अतः शून्य को क्या कहेंगे अपन, योज्य तत्समक कहेंगे। अब अपन गुणन के लिए तत्समक अवयव पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने योग के लिए पढ़ लिया था, अब देखना है यहाँ पे गुणन के लिए।
किसी संख्या में एक का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। आप किसी भी संख्या को एक से गुणा कर दो तो वही संख्या आएगी ना, वही संख्या आती है। तो एक क्या होता है, एक को अपन गुणन तत्समक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैं यहाँ पे 7 को किससे गुणा करूं कि वापस 7 आ जाए, मैं 7 को 1 से ही गुणा करूंगा तभी 7 आएगा। इसी प्रकार 8 को भी 1 से गुणा करूंगा जब भी 8 आएगा। 5 को भी किससे गुणा करूंगा जब 5 आएगा, 1 से ही गुणा करूंगा। अतः कहने का मतलब ये है कि गुणन के लिए गुणन के लिए तत्समक क्या होता है, 1 होता है, और योग के लिए तत्समक क्या होता है, 0 होता है। तो ये तुम्हें याद रखना है, योग के लिए तत्समक क्या होगा, 0, और गुणन के लिए तत्समक क्या होगा, 1। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब एक्सरसाइज 2.2 निकालिए सब, और 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कोई सवाल दे दिया, अपन इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, पर अपन को यहाँ पे कोई क्रम लगाना है। अब क्रम कैसे लगाएंगे, देखो क्रम ऐसे लगाना है। ये पहली संख्या देखो 1962, इसमें पीछे का अंक क्या है, 2। अब ये जो बाकी बची संख्याएं हैं, इनमें तुम ऐसा अंक देखो जिसमें अपन 2 में ऐसा अंक जोड़ें कि वहां पर पीछे क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो 2 में क्या जोड़ेंगे तब 0 आएगा। 8 जोड़ दें तो देखो अपन को ऐसी संख्याएं 7 लेनी है जिनको जोड़ने पर पीछे क्या प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो। तो यहाँ पे देखो 2 के साथ में किसको जोड़ूं, ये पीछे वाला इसमें ही आ रहा है 8, तो इसको जोड़ दूंगा तो 0 आएगा, नहीं आएगा। तो इन दोनों को क्या कर लेंगे अपन, साथ में ले लेंगे। तो मैंने ये दोनों संख्याएं क्या ले ली, साथ में। अब इसी प्रकार ये वाली संख्या देखो, दोनों यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब मैं 3 में क्या जोड़ूं, 3 में क्या ये 7 जोड़ दूंगा तो 10 आ जाएगा, मतलब पीछे 0 आ जाएगा। तो 0 आते हैं अपन क्या करेंगे, इन दोनों को साथ ले लेंगे। ये दोनों साथ ले ली, क्रम लग गया ना, उपयुक्त क्रम। तो अब इनको जोड़ लो, इनको जोड़ने पर आया 3500, इन दोनों को जोड़ने पर आया 1100। इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 46। तो यही अपना आंसर है। अब इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का बी बताया, ए आपको करना है, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है 2 × 1768 × 50। अब यहाँ पे अपन को क्रम लगाना है जिससे अपना सवाल आसान बन जाए। तो आसान कब बनेगा, देखो यदि मैं 2 को पहले 50 से गुणा करूँ तो 100 आ जाएगा, और 100 को किसी भी संख्या से गुणा करना आसान रहता है। तो मैंने उपयुक्त क्रम क्या लगा दिया, यहाँ पे 2 के साथ किसका गुणा कर दिया, मैंने पहले 50 का गुणा कर दिया, और पीछे किसका गुणा है, 1768 का। तो 50 को 2 से गुणा किया तो 100 × 1768। अब 100 से किसी भी संख्या को गुणा करते तो क्या करते हैं, उस संख्या के पीछे 2 जीरो लगा देते हैं। तो ये 1768 जैसा का जैसा, इसके पीछे 2 जीरो लगा दिए, ये अपना आंसर होगा। इसी प्रकार सी वाला देखिए, 8 × 291 × 125। अब यहाँ पे देखिए मैंने उपयुक्त क्रम क्या लगाया, 8 के साथ किसको ले लिया मैंने, 125 को, और पीछे गुणा किसका कर दिया, 291 का। जब मैं 8 को 125 से गुणा करूंगा तो 1000 आएगा। 1000 आते ही अपना गुणा बिल्कुल सिंपल हो गया। पीछे क्या है, 291। तो किसी भी संख्या में जब 0 होते हैं तो उसको गुणा करना बिल्कुल आसान होता है। तो 291 के पीछे यहाँ पे कितने शून्य है, 3 शून्य, तो कितने शून्य लगा देंगे, 3 शून्य, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एफ वाला देखिए, 125 × 40 × 8 × 25। हम यहाँ पे 4 संख्याएं दे दी, उपयुक्त क्रम लगाना है। तो उपयुक्त क्रम कैसे लगाएंगे, 125 के साथ ले लीजिए 8, और 40 के साथ ले लीजिए 25, क्योंकि 125 × 8 को अभी जस्ट गुणा किया है अपन ने, 1000 आता है। तो 125 × 8, फिर इंटू है सही सारी संख्या है, फिर 40 × 25, ये 7 ले लिया। जब 125 को 8 से गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। इसी प्रकार 40 को 25 से गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। अब 1000 को 1000 से गुणा करना बहुत आसान है। 1000 ये रहा और 1000 ये रहा, 3 जीरो और लगा दो इस 1000 के, तो ये 3 जीरो और लगा दी, 6 जीरो टोटल, ये अपना क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार ई वाला देखिए, ई वाला था 285 × 5 × 60। अब यहाँ पे देखिए अपन किसको साथ ले, 5 × 60 को पहले साथ ले लेते हैं अपन, और बाद में गुणा किससे कर देंगे, 285 से। 60 को 5 से गुणा करेंगे तो 300 आएगा, 300 में 2 जीरो आ ही रहे हैं पीछे, यहाँ पे 285, ये 285। अब देखिए ये बिल्कुल सीधा है गुणा करना, 3 को सिर्फ तुम 285 से गुणा कर लो,
3 का गुणा जब 285 से करेंगे तो 855 आएगा। 855 लिख दिया, पीछे कितने जीरो है? 2 जीरो है, ये 2 जीरो लगा दिया, यही अपना उत्तर है। इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको घर पे करना है वीडियो देखने के पश्चात। तो होमवर्क में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला 837 प्लस 208 प्लस 363, क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला और डी वाला, ये आपको गुणा करना है। कैसे करना है? उपयुक्त क्रम में लगाकर। और ये 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। एग्जाम्पल 1 25 गुणा 19 गुणा 4, दूसरा 10 गुणा 35 गुणा 100, ये भी आपको उपयुक्त क्रम में लगाकर करने हैं। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद उसका फोटो खींचकर इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देना। ये नंबर दिख रहा है सबको, ये मेरा नंबर है, इस पे आपको होमवर्क जो है वो व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।